नमस्कार। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमें ज्ञात है, ऊष्मागतिकी लगभग पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। इसमें लास्ट हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात कर ली थी, जिसमें हमने कहा था कि डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू आपका इसका फॉर्मेट होता है, इसका गणितीय रूप होता है। यह हमने जाना भी था। अब बच्चों, विभिन्न प्रक्रमों में हुए कार्य की गणना करनी है। यहां से हमारा मूल उद्देश्य यही बचा है कि डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर जो वर्क डन है, अलग अलग प्रक्रमों में हुए कार्य की हमको गणना करनी है, चाहे वो समतापी हो चाहे वो रुद्धोष्म हो। मूल रूप से इन दो प्रकार के प्रक्रमों के अंदर हुए कार्य की गणना हमको करनी होती है। ठीक है। सो स्टार्ट हम लोग करेंगे समतापी प्रक्रम से और फिर बात करेंगे रुद्धोष्म। दो मुख्य रूप से हैं। समदाबी में -p डेल्टा v ही यूज होता है और सम आयतनी में कार्य शून्य हो जाता है। तो यही चार प्रकार के प्रक्रम आपने पढ़े हैं, तो इन्हीं चार के बारे में बात करेंगे। इसमें से दो मुख्य हैं, दो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि समदाबी होगा तो -p dv, सम आयतनी होगा तो शून्य कार्य होता है। समतापी प्रक्रम में कार्य से हम अपनी बात यहां स्टार्ट करने की कोशिश करें। तो देखिए बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हेडिंग रहेगी हमारी समतापी प्रक्रम में कार्य, यानी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यह कार्य बेटा प्रसार और संपीड़न के रूप में होगा। जैसे कि पूर्व में बताया गया कि जो पीवी कार्य होता है ना, पीवी वर्क, वह सदैव आपका प्रसार और संपीड़न दो प्रकार का हो सकता है। एक्सपेंशन का भी वर्क होता है, कंप्रेशन का भी वर्क होता है। तो हालांकि दोनों का सूत्र अलग अलग नहीं होता। जो प्रसार का सूत्र होता है वही संपीड़न का सूत्र होता है, लेकिन दोनों के साइन में डिफरेंस आता है। ठीक है ना। साथ में हमने यह भी देखा था कि हम जो कार्य होता है उसको उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय दो भिन्न प्रकार से करवा सकते हैं। उस बारे में भी विस्तृत चर्चा हमारी हुई थी, जो मैंने मिट्टी वाले उदाहरण से आपको समझाया था कि कैसे एक एक करके पार्टिकल हटाए जाएं या फिर एक साथ हटाए जाएं। ठीक है। सो देखिए, कुल मिला के बात यह है कि समतापी प्रक्रम में कार्य यानी डब्ल्यू समतापी को हम पहले दो भागों में बांटेंगे। इस डब्ल्यू समतापी को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक आपका कार्य होगा, जैसा मैंने कहा अभी, एक होगा प्रसार यानी कि एक्सपेंशन। प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन का कार्य। ठीक है ना। द फर्स्ट वन इज योर वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि प्रसार का कार्य होगा। और जो दूसरा कार्य यहां पर है, दूसरा जो कार्य है वो है आपका संपीड़न का कार्य। ठीक है ना। संपीड़न का कार्य जिसका मतलब है कंप्रेशन, अ वर्क ऑफ कंप्रेशन, यानी कि संपीड़न का कार्य यहां देखने में आएगा। अब प्रसार भी दो तरीके से हो सकता है, समतापी प्रसार भी दो तरीके से हो सकता है। एक आपका उत्क्रमणीय है और एक अनुत्क्रमणीय है, जिसको हमने पहले भी जाना था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जिसको हम कहते हैं। उम्मीद है आपको याद होगा, दो तरीके से मैंने प्रोसेस को करना आपको सिखाया था। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी। एक अनुत्क्रमणीय होगा, यानी कि इसको कहते हैं बेटा इरिवर्सिबल। ठीक है ना। इतना ही लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, इरिवर्सिबल। ओके गाइस। और यह आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। समान प्रकार से संपीड़न भी दो प्रकार का होगा, समान रूप से संपीड़न भी दो प्रकार का होगा। एक होगा आपका फिर वही अनुत्क्रमणीय संपीड़न और दूसरा होगा उत्क्रमणीय संपीड़न। समझने वाला पोर्शन है। जैसा कि पिछली क्लास के लास्ट में मैंने बोला था कि इस क्लास को आप जरूर देखें, इसमें गायब ना हो, क्योंकि यह समझने का है और प्रश्नों की संख्या भी इस पर ठीक ठाक मानी जा सकती है। तो बच्चों, समतापी प्रक्रम में कार्य, समतापी प्रक्रम में कार्य दो प्रकार का होता है। एक कार्य आपका प्रसार का होता है, दूसरा कार्य आपका संपीड़न का होता है। ठीक है ना। प्रसार का कार्य दो प्रकार से बांट सकते हैं, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। उसी तरह से संपीड़न के कार्य को कुल मिला के अल्टीमेटली यह चार विभिन्न प्रकार से हमको कार्यों को यहां देखना है, यदि प्रक्रम समतापी है तो। इफ द वर्क डन इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको इन चार प्रकार से कार्य को बांटना पड़ेगा। एक एक करके बात करेंगे। ठीक है ना। यानी सबसे पहले समतापी प्रसार में देखेंगे, चाहे वो उत्क्रमणीय हो चाहे वो अनुत्क्रमणीय हो। फिर उसके बाद कंप्रेशन में देखेंगे, चाहे वो उत्क्रमणीय हो चाहे अनुत्क्रमणीय हो। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रसार और संपीड़न का फॉर्मूला अलग अलग नहीं होगा, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय का अलग अलग हो सकता है। एक एक करके बात करते हैं तो वो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। अभी से लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रखना। डब्ल्यू अब कैसे लिख रहा हूं, देखो, डब्ल्यू आइसोथर्मल, या हिंदी में लिखूं, W
समतापी अनुत्क्रमणीय, याद कीजिए अनुत्क्रमणीय का लक्षण मैंने बताया हुआ है, समतापी अनुत्क्रमणीय प्रसार। ठीक है, इसमें हमको कार्य की गणना करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, समतापी अनुत्क्रमणीय प्रसार। तो बच्चों अनुत्क्रमणीय की विशेषता क्या होती है कि वो निश्चित पदों में होता है। प्रसार करना है तो निश्चित तौर पर बाहर के दाब को कम करना पड़ेगा, जो गैस पे लग रहा होगा। बाहर के दाब का मतलब जो गैस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हमें कम करना पड़ेगा, और उसमें कमी आएगी तब गैस क्या होगी, प्रसारित होगी। और इसका जो तरीका बोला गया वो है अनुत्क्रमणीय तरीका। अनुत्क्रमणीय का मतलब सीधी सी बात यह है कि आपने जो बाहरी दाब है वो एकदम से चेंज कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर एकदम से आपने बदला है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि समतापी अनुत्क्रमणीय प्रसार कैसे होता है। देखिए यहां पर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना बच्चों। देखिए ये मान लेते हैं पिस्टन लगा हुआ है और ये गैस भरी हुई है। ठीक है, गैस का प्रारंभिक दाब यहां P1 है और गैस का प्रारंभिक आयतन यहां V1 है। निश्चित तौर पर यहां गैस का दाब और बाहर का दाब बराबर होगा, तभी तो ये पिस्टन रुका हुआ है ना। तो यहां साम्य की स्थिति थी। याद करें तो आपको ध्यान आएगा कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में साम्य यानी इक्विलिब्रियम दो पोजीशन पे होता है, शुरुआत में और एंड में, बीच में नहीं होता। ध्यान आया, बीच में, प्रोसेस के बीच में किसी तरह का कोई उत्क्रमणीय कोई जो है वो साम्य नहीं होता। वह कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके रिवर्सिबल प्रोसेस का। रिवर्सिबल प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक आप जरूर मान सकते हो, लेकिन इररिवर्सिबल में, अनुत्क्रमणीय में प्रोसेस के दौरान कोई साम्य नहीं होता। साम्य सिर्फ शुरू में होता है या फिर एंड में होता है। तो यहां पर फिलहाल स्टार्टिंग में मैं कह सकता हूं कि अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर है, इसीलिए पिस्टन रुका हुआ है। अब मैंने बाहरी दाब में कमी की और मैंने क्या किया, बाहरी दाब को कम कर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर, बाहरी दाब को कम कर कितना कर दिया, PEX कर दिया, P एक्सटर्नल कर दिया। हमने बाहर के दाब को कम किया, बाहर के दाब को कम किया और कम करके P एक्सटर्नल कर दिया। P एक्सटर्नल मतलब कोई वैल्यू कर दी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मान लेते हैं गैस का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं गैस का शुरुआत में दाब 10 ATM था, बाहर का दाब भी 10 ATM होगा, पिस्टन रुका हुआ है, साम्यावस्था आई हुई है, सब सुख शांति से चल रहा है। फिर आपने क्या किया, बाहर के दाब को कम कर दिया। मान लेते हैं बाहर का दाब घटा के 4 ATM कर दिया, तो समझ सकते हैं गैस प्रसार होगा। यदि मैं इस पिस्टन को, ऑब्वियस सी बात है, पिस्टन पर लगे वजन को कम कर दूं, मान लेते हैं पिस्टन पे कोई वजन है जिसकी वजह से 10 ATM दाब डल रहा हो, उसको हटा दूं या उसको कम कर दूं, तो बाहर का दाब 4 ATM हो जाएगा, तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। क्या लगता है ये गैस कब तक प्रसारित होगी, जब तक इसका दाब घट करके वापस किसके बराबर नहीं हो जाता, बाहर वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। जब तक कि यह बाहर वाले दाब के बराबर नहीं हो जाता तब तक इसका दाब घटेगा। तो बाहरी दाब को कम करके P एक्सटर्नल कर दिया गया, बाहर के दाब को हमने घटा दिया, तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। गैस के प्रसार को हम थोड़ा सा, इस पिस्टन को मैं ऊपर बना देता हूं तो लगे तो सही कि प्रसार हो रहा है, एकदम जीवंत चित्र बनना चाहिए भैया। हाँ, ये बना दिया हमने, ठीक है, ये गैस का प्रसार हो गया। अब जो गैस है उसका दाब P2 हो गया, आयतन V2 हो गया। समझ सकते हैं कि यह P2, क्योंकि यह स्वतः रुका है, यह स्वतः रुका है, तो यह फिर से P एक्सटर्नल के बराबर होगा। जहां घटा करके आपने P एक्सटर्नल किया था ना, उसके बराबर होगा। तो भाई यह प्रसार कौन सा प्रसार है, समतापी कंडीशन में करा रहे हैं हमने, टेम्परेचर को नहीं बदला है, ठीक है, वो तो ऊपर लिखा है हेडिंग के अंदर। अनुत्क्रमणीय क्यों है, क्योंकि हमने बाहर का दाब जो है वो निश्चित कर दिया, कोई अनंत स्टेप का इस्तेमाल नहीं किया, निश्चित पदों का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि इस प्रकार के प्रसार में गैस का आयतन बढ़ेगा, प्रसार में तो गैस का आयतन बढ़ेगा ही, और दाब कम होगा। लेकिन दाब कब तक कम होगा, कहां तक कम होगा, जब तक कि वापस से क्या नहीं आ जाती भाई, जब तक कि वापस से हमको क्या नहीं मिल जाता, इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता। ठीक है, क्लियर। देखिए मैंने किया है, मैंने ये किया बेटा कि बाहरी दाब को
बाहरी दाब एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने से, यहां जो घटनाक्रम हो रहा है ना उसको लिख रहा हूं कि बाहरी दाब को कम करने से गैस प्रसारित होगी। बाहरी दाब को कम करने से गैस प्रसारित होगी। वह उसका कब तक प्रसार होगा? बाहरी दाब को कम करने से गैस क्या होगी? प्रसारित होगी। वह उसका दाब घटकर कब तक प्रसारित होगी? पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है ना, गैस प्रसारित होगी। ठीक है, जब गैस का दाब पुनः, पहले तो बराबर ही था, आपने चेंज किया, पुनः किसके नहीं, PEX के, एक्सटर्नल प्रेशर के। ध्यान रखें, कहानी लिखना जरूरी है कि बराबर हो जाएगा, ताकि आप बाद में पढ़ें तो आपको बात समझ में आएगी। तो गैस का पुनः P एक्सटर्नल का, गैस का दाब, जब गैस का दाब है ना, हम ये कह सकते हैं कि जब गैस का दाब पुनः PEX यानी P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा तो पिस्टन स्वतः रुक जाएगा, यानी प्रसार स्वतः रुक जाएगा। पिस्टन रुक गया, इसका मतलब प्रसार रुक गया। ये अपने आप यहां स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाहरी दाब को कम करने से गैस प्रसारित होगी, पिस्टन ऊपर उठेगा। जब गैस का दाब पुनः PEX के बराबर हो जाए, जब पुनः इसके बराबर हो जाए तो पिस्टन स्वतः रुक जाएगा। यहां तक का प्रोग्राम आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्योंकि इसी से फॉर्मूला बनने वाला। मित्रों, क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, यहां गैस का दाब और बाहर का दाब बराबर था। मान लेते हैं गैस का दाब P1 था, जैसे 10 ATM। अरे 10 ही हो ऐसा कोई कानून नहीं मेरे भाई, ये तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, कुछ तो बोलना था तो हमने 10 बोल दिया। अब ये गैस का दाब 10 ATM है, बाहर का दाब भी 10 ATM ही होगा। मुझे इसको प्रसारित करना है तो बाहर के दबाव को कम करना पड़ेगा, तभी तो गैस प्रसारित होगी। तो बाहर के दाब को कम करके मैंने PEX कर दिया। PEX मान लेते हैं 4 ATM है। तो अब अपने आप तो यह पिस्टन कब रुकेगी, मुझे बताइए। अपने आप खुद से यह पिस्टन वापस जाकर कब रुकेगा? जब गैस का दाब वापस किसके बराबर नहीं हो जाता? बाहर के दाब के बराबर नहीं हो जाता। कॉमन सेंस की बात है कि ये वापस तो ये तभी होगा, ठीक है ना। ये वापस तो उसके बराबर तभी होगा जब अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर नहीं हो जाएगा। जब बराबर होगा तो प्रोसेस रुक जाएगा। यहां साम्य है, यहां ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई साम्य नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर कभी नहीं हो रहा। उम्मीद है बात समझे होंगे। अब मुद्दा यह है कि कार्य की गणना कैसे करें। ये तो ठीक है, हमने कहानी देख ली। कार्य की गणना कैसे करेंगे? तो बेटा हमको मालूम है ना कि W बराबर, हमने किसी भी P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये हमने सूत्र पढ़ा है किसी भी PV प्रोसेस के अंदर कार्य का। अब यहां पर PEX मतलब बाहरी दाब है बेटा, हो भाई, एक्सटर्नल प्रेशर। इसको मैं लिख सकता हूं ना निश्चित तौर पर V2 माइनस V1 लिख सकता हूं। और हमको यह ज्ञात है कि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? nRT होता है। ताप तो स्थिर है, ताप स्थिर है। काहे? अरे प्रभु प्रोसेस समतापी है तो ताप स्थिर ही होगा ना। तो मान लेते हैं कि ताप स्थिर है। लेट अस अज्यूम दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ताप यहां पर स्थिर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह V बराबर क्या हो जाएगा? nRT अपॉन P हो जाएगा। इसको पुट करो यहां पर तो फॉर्मूला बनने वाला है ना भाई मेरे। ये P एक्सटर्नल हो गया, बाहर का दाब हो गया V2 का मतलब ये हो जाएगा nRT अपॉन P2, और इधर हो जाएगा nRT अपॉन P1। तो बच्चों इस nRT को बाहर ले लूं, सो यहां पर मेरे पास जो अंततः सूत्र होगा वह हो जाएगा 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1, और बाहर आ जाएगा nRT। यहां पर आपको 3 दाब, यहां आपको
तीन दाब दिखाई दे रहे हैं। वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। कौन क्या है मैं बता देता हूं। तीन दाब में कौन क्या है? नो डाउट P1 जो है वह गैस का दाब है। कौन सा वाला? प्रारंभिक वाला, जब तक प्रक्रम चालू नहीं हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था, तो गैस का प्रारंभिक दाब है P1। P1 जो है वह गैस का प्रारंभिक दाब है। P2 क्या है भाई? व्हाट इज P2? यह गैस का अंतिम दाब है। इट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ अ गैस। गैस का अंतिम दाब है। और P एक्सटर्नल क्या है बेटा? बाहरी दाब है जिसके खिलाफ यह प्रोसेस हो रहा है, यह प्रसार हो रहा है। और साम्य अवस्था लास्ट में आने दी गई, यानी पिस्टन स्वतः रुका है आकर के, तो यह P2 का मान P एक्सटर्नल के बराबर भी होगा। P2 का मान इस P एक्सटर्नल के बराबर भी आने वाला है। इस बात को भी ध्यान रखें कि P2 का मान P एक्सटर्नल के बराबर आएगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तब की बात कर रहा हूं, प्रोसेस पूरा होगा तब की बात हो रही है। अब यहां तक मेरे ख्याल से आपको इस वर्क डन का सूत्र समझ में आ गया होगा कि हाउ टू यूज दिस। मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा तो ये भी पता चल जाएगा अपन को कि भाई इस सूत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, वो भी बात समझ में आ जाएगी। अब डायग्राम हम यहां से बनाएंगे। डायग्राम किस तरीके का इसका बनेगा? डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में हमने जो इनिशियल प्रेशर था वो इसका P1 है, जो इसका प्रारंभिक दाब था वो P1 है, प्रारंभिक आयतन जो है वह V1 है। अब आपने बाहर का दाब घटाया है, आपने एक्सटर्नल प्रेशर को घटाया, एक्सटर्नल प्रेशर घटाया तो गैस प्रसारित हुई, प्रसारित होने से उसका वॉल्यूम बढ़ा और दाब, वॉल्यूम बढ़ा और दाब जो है वह कम हो गया होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। वॉल्यूम बढ़ेगा और दाब कम होगा। मान लेते हैं ये दाब घट करके P2 है, और बेटा ये P2 किसके बराबर होगा? P एक्सटर्नल के, क्योंकि यहीं पर आकर के मामला रुकने वाला है, ठीक है। और यहां पर जो अंतिम आयतन है वह आपका P2 है। तो स्टार्टिंग में ये रहा आपका P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम, देख रहे हैं, और बाद में ये रहा आपका P2 प्रेशर और P एक्सटर्नल। यहां पर गैस इस अवस्था से इस अवस्था में पहुंच गई, इस अवस्था से इस अवस्था में पहुंच गई। आयतन उसका V1 से कहां हो गया? V1 से V2 हो गया। वॉल्यूम उसका V1 से V2 हो गया है। इस प्लॉट को समझें आप कि यह प्रारंभिक दाब इसका P1 था, इसका अंतिम दाब जो है वह P2 है। प्रारंभिक आयतन V1 है, अंतिम आयतन जो है वह V2 है। उसका आयतन क्या हुआ होगा? प्रसारित हुआ होगा। आयतन जो है वह क्या हुआ होगा? प्रसारित हुआ होगा। और यह प्रसार कब तक होगा? जब तक कि उसका दाब वापस किसके बराबर नहीं हो जाता? एक्सटर्नल। बहुत फास्ट होता है, ये बीच की स्टेप्स तो हमको नहीं पता चल पाती, क्योंकि तेजी से यहां पर एकदम से जो है वो प्रेशर उसका चेंज कर देते हो बाहर वाला, तो एकदम से अंदर वाला प्रेशर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यह V1 V2 होंगे। अब मुझसे इसमें पूछा जा सकता है कि वर्क डन कितना है? वर्क डन कितना है? तो ध्यान रखना इसके अंदर बच्चों, ये वर्क डन का एरिया लेंगे, सिर्फ ये एरिया जो है ना वो आपका वर्क डन दिखाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि सूत्र आपके सामने है, W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P एक्सटर्नल डेल्टा V है। तो ये रहा P एक्सटर्नल और ये इसके संगत डेल्टा V, तो इसको W रिवर्सिबल में लिख रहा हूं। प्रसार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मैं उसको प्रसार ही तो कहूंगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम उसको प्रसार ही तो कहेंगे। तो यह प्लॉट ध्यान रखना, सिर्फ इतना जो एरिया है, शेडेड एरिया, वही किसको बताएगा? यह छायांकित एरिया जो है ना वही वर्क डन को बताएगा। क्योंकि देखिए इस दाब के विरुद्ध dV लेना है आपको, इस दाब के विरुद्ध dV का मान निकालना है।
तो यहां एक नोट डालकर बता रहा हूं, बात पहले भी मैंने बताई थी, एक ये नोट बहुत जरूरी है समझना कि बाहर का दाब जब भी दिया गया हो, मैंने हालांकि पहले भी कहा था कि बाहरी दाब दिए जाने पर, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब का मतलब होता है PEX, दिए जाने पर यदि आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया है ना बेटा, तो वह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय माना जाएगा। यदि नहीं लिखे तो आपको इससे हिंट पकड़ना पड़ेगा। यह हिंट आपको बताएगा, इस वाले से आपको समझ में आएगा कि हाँ यह प्रोसेस जो है वह अनुत्क्रमणीय है। सो बाहरी दाब दिए जाने पर प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि उत्क्रमणीय में तो हम एक एक करके उस सैंड पार्टिकल को, उस डस्ट पार्टिकल को हटा रहे थे, तो बाहर का दाब तो हर एक स्टेप के बाद चेंज होता होगा। भाई मैंने एक कण उठाया, बाहर का दाब थोड़ा सा कम हुआ, गैस थोड़ी सी प्रसारित हुई, फिर सामने आ गया, फिर एक कण हटाया, फिर थोड़ी सी प्रसारित हुई, फिर सामने आ गया, तो उसमें तो सामने बनासा ही रहता है बिल्कुल। और बाहर का दाब कुछ स्पेसिफाई है ही नहीं, बाहर का दाब कुछ है ही नहीं, वो बार बार क्या हो रहा है, वेरी करता जा रहा है, वो बार बार चेंज होता जा रहा है। इतनी छोटी छोटी स्टेप्स में करोगे तो फिर तो यही बात होगी ना, ठीक है ना। इतनी छोटी छोटी स्टेप्स के अंदर यदि आप कार्य करोगे तो फिर बाहर का दाब कहां चेंज होगा। और यहां क्या किया था, हमने मिट्टी उठा के फेंक दी थी, बाहर का दाब फिक्स हो गया, गैस प्रसारित हुई, अंदर का दाब धीरे धीरे उसका घटकर बाहर के दाब के बराबर हो गया। तो यह तो इसका सूत्र है, ध्यान रखना, यह तो आपका फॉर्मूला है और यह आपका चित्र है। सवाल बाकी है तो उसकी बात भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए जैसे आपसे कहा जाए कि 1 मोल, यहां सब आदर्श गैस ही लेके चलेंगे प्रभु, 1 मोल आदर्श गैस को प्रसारित को नियत 27 डिग्री सेल्सियस पर 3 ATM दाब के विरुद्ध, 3 ATM बाहरी दाब, देखिए सारे हिंट इसके अंदर मौजूद हैं, डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखा है लेकिन सारे हिंट दे रखे हैं। तो 3 ATM बाहरी दाब के विरुद्ध प्रसारित किया गया हमने इसको प्रसारित किया, ठीक है। यदि प्रारंभिक दाब गैस का है ना, यदि गैस का प्रारंभिक दाब, देखिए इसमें सारे मान दे रखे हैं आपको, है ना, चिंता कुछ भी नहीं करनी है। गैस का प्रारंभिक दाब क्या हो, 6 ATM हो तथा साम्यावस्था या यूं कहें पिस्टन स्वतः रुका हो, सारे हिंट यहां दिए गए भाई, पिस्टन स्वतः रुका हो तो गैस का अंतिम दाब ज्ञात करें। What is the फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, या यूं कहें कि गैस का अंतिम दाब नहीं, अंतिम दाब तो अपने आप ही निकल जाएगा, सीधे हम कह लेते हैं अंतिम दाब तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा हो, तो कार्य की गणना करें। हम सीधे कार्य ही करवा ले रहे हैं, कार्य की गणना करें। देखिए प्रश्न में समस्त हिंट दिए गए हैं, डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखा गया लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ लिखा गया है। यहां पर सीधे कुछ नहीं कहा है लेकिन टेढ़े तो सब बता दिया ना कि 1 मोल आदर्श गैस को नियत 27 डिग्री, अब नियत 27 डिग्री ताप लिखा है, इसका मतलब तो संताप ही हो गया भैया। हमने नो चेंज इन टेम्परेचर करने को बोला है और उसको हमने कहा कि 3 ATM बाहरी दाब के विरुद्ध, यानी आपको 3 ATM एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट क्या किया गया, प्रसारित किया गया है। यदि गैस का प्रारंभिक दाब 6 ATM हो तथा पिस्टन स्वतः रुका हो, देखिए पिस्टन अपने आप रुकेगा तो गैस का अंतिम दाब किसके बराबर हो चुका होगा, बाहर के दाब के हो चुका होगा। सारे हिंट यहां पर दिए गए हैं, तो बस अब हिंट तो बहुत हो गए, अब तो सॉल्यूशन होगा। देखो बच्चों क्या है ये,
पहली बात, समतापी, बाहर का दाब दिया गया है, हिंट है भैया अनुत्क्रमणीय, और क्योंकि प्रसार करने के लिए तो बोला ही हुआ है तो यह प्रसार है। ठीक, एक तो यह हिंट हमको मिल गया। दूसरा पिस्टन स्वतः रुका, यानी कि पिस्टन स्वतः रुका है, यानी कि साम्य अवस्था प्राप्त होने दिया गया। ऐसा भी इसको लिख सकता था कि उसको साम्य अवस्था प्राप्त होने तक प्रसारित होने दिया गया। ठीक है ना, पिस्टन स्वतः रुका है, या यूं कह लो कि साम्य अवस्था प्राप्त होने तक इसे प्रसारित किया गया है। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि गैस का जो अंतिम दाब है वो बाहरी दाब के बराबर हो गया होगा, क्योंकि पिस्टन अपने आप तो तभी रुकेगा ना, और ऐसा थोड़ी ना है पिस्टन चलता ही चला जाएगा, एकदम रॉकेट की तरह उड़ जाएगा ऊपर। वो रुकेगा, कब रुकेगा? जब अंदर का दाब वापस बाहर के दाब के बराबर। इसी को साम्य बोलते हैं। साम्य से शुरू होते हैं, साम्य पर खत्म होते हैं, लेकिन बीच में साम्य नहीं होता, वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो बस अब तो यहां से W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V हमको लगाना है। ठीक है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V हमको लगाना है, और साथ में हमने इसका फाइनल सूत्र जो लिखा था वह भी मैं बता दूं, याद होगा आपको, यह फॉर्मूला हमने फाइनली लिखा था, ध्यान है ना। अब कौन सी वैल्यू क्या है वो तो आप जान ही गए। प्रारंभिक दाब 6 ATM है, बाहरी दाब 3 ATM है, अंतिम दाब भी 3 होगा, देख रहे हैं ना वो तो। R कैलोरी में रखोगे तो आंसर कैलोरी में आ जाएगा, मोल तो 1 है। R कैलोरी में रखोगे तो आंसर भी कैलोरी में आएगा, R जूल में रखोगे तो आंसर भी जूल में आएगा। फिलहाल हमने इसको कैलोरी में रख दिया, ये आपका W हो गया। इतना तो यहां से आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, जो भी वर्क डन आएगा उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है, यहाँ से तो आप आराम से कर सकते हैं। वैसे तो ये हमने 6 यहाँ नीचे ले लिया, ये 2 - 1 हो जाएगा, इनटू ये आपका 600 कैलोरी है ही। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आपका 3 से 6 कैंसिल, यानी कि माइनस का 300 कैलोरी ही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, देखें प्रश्न के अंदर जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी सारी की सारी हमने आपको बताई, सारे के सारे हिंट से हमने समझाने की कोशिश की कि भैया इसमें पूछा क्या गया है। सब चीजें आपके सामने है, देख लीजिए क्या जानकारी देनी है वो भी बताया, क्या जानकारी दी गई है वो भी बताया, कि हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल दी गई है। फिर से मैं बता देता हूं, नियत 27 पर 3 ATM बाहरी दाब के विरुद्ध प्रसारित किया गया है। यदि गैस का प्रारंभिक दाब इतना हो तो पिस्टन स्वतः रुका हो तो कार्य की गणना करो। यहाँ सारी चीजें आपके सामने हैं कि नियत है तो फिर समतापी होगा, बाहरी दाब दे रखा है तो अनुक्रमणीय होगा, अपने आप जाकर वह रुका है तो फिर इसका मतलब अंतिम दाब बाहरी दाब के बराबर हो गया होगा, तभी तो वह रुका होगा। इस प्रश्न में समस्त जानकारी दी गई थी। उम्मीद है ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने अभी क्या किया है, यह आइसोथर्मल प्रोसेस में हुआ कार्य निकाला है, जबकि प्रक्रम कौन सा था, अनुत्क्रमणीय। अब समय आ चुका है कि हम उत्क्रमणीय की बात करें। उत्क्रमणीय को हम यूं तो जानते ही हैं, तो समतापी उत्क्रमणीय प्रसार, अब वो तो अनंत पदों में होता है, उसमें कोई बाहर का दाब तो है नहीं। एक्चुअली तो गैस का दाब ही बाहर का दाब मान लेते हैं, कैसे मैं बताता हूं। ये तो अनंत पदों में होता है, हमने इसकी विशेषता बताई थी कि अनंत सूक्ष्म पदों में होता है। तो बेटा जो कार्य आएगा वो समाकलित रूप में होगा। कॉमन सेंस, यदि मुझे एक सूक्ष्म पद का कार्य का सूत्र मालूम है और मुझे पूरा कार्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है ना, अनंत सूक्ष्म पदों में होता है। एक आदर्श प्रोसेस है ना, ये तो रियल तो है नहीं, आदर्श प्रोसेस है। कार्य की गणना कैसे की जाएगी, तो कार्य समाकलन द्वारा ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि जब मुझे बहुत सारे सूक्ष्म स्टेप में टोटल वर्क निकालना हो तो यही तरीका है। तो कार्य समाकलन द्वारा ज्ञात किया जाएगा।
वर्क डन शुड बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। वर्क डन जो है ना वह आपका समाकलन द्वारा ज्ञात होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कार्य की गणना यदि करनी है तो उसे समाकलन द्वारा हमको ज्ञात करना होगा। अनंत सूक्ष्म पदों में होता है, कार्य समाकलन द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं एक सूक्ष्म पद में कार्य dw बराबर -p एक्सटर्नल dv होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा प्रोसेस है ना, तो जो टोटल कार्य है ना वो जो इंटीग्रेशन से आएगा ना भाई, समाकलन से। और यहां पर एक बात और लिख दूं कि ये जो p एक्सटर्नल है ना वो लगभग p गैस के बराबर माना जा सकता है, क्योंकि इसमें हमेशा साम्य अवस्था बनी रहती है। तो साम्य अवस्था बनी रहने का मतलब ही क्या है कि अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर होता है, क्योंकि आप छोटा सा चेंज करते हो तो वापिस गैस का दाब बाहर के दाब के बराबर फटाक से हो जाता, पता नहीं चलता। इतनी छोटी छोटी पदों में हो रहा है तो बाहर का और अंदर के दाब में अंतर आ रहा है, लेकिन इतने कम समय के लिए आ रहा है कि वो नगण्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग इसके बराबर होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? साम्य अवस्था बनी रहती है। ध्यान है ना भाई, दोनों प्रकार के प्रक्रम आपको करवा दिए गए हैं। साम्य अवस्था लगभग बनी रहती है, साम्य अवस्था में कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये लगभग इसके बराबर बना रहता है। तो फिर ऐसी सूरत में तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज कमिंग आउट टू बी, मैं इसको लगभग पी गैस बोल दूं फिर तो, और ये dB हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि समतापी प्रक्रम है तो P इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? nRT अपॉन V लिख सकता है कि नहीं? गैस के लिए तो लिख ही सकता हूं। सो दिस dW इज कमिंग आउट टू बी माइनस का ये हो जाएगा nRT dV बाई V हो जाएगा, समाकलन करने पर V1 से V2 लिमिट लगाकर, क्योंकि कार्य की गणना तभी होगी। W बराबर कॉमन सेंस है dV बाई V, आपको ध्यान होगा क्या होता है? dx बाई x। dx बाई x क्या होता है मेरे भाई? यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं V1 से V2 लिमिट लगाकर तो क्या होगा? देखिए nRT तो बाहर आ जाएगा, ये V1 से V2 तक dB बाई V है, तो कॉमन सेंस 2.303 लिख दूं, nRT log V2 अपॉन V1 आएगा। उम्मीद है ये इतना समाकलन हम अब तक जान चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट फिजिक्स में तो आता ही है। dx बाई एक्स का समाकलन log x होता है, ठीक है ना। तो यह वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन इन रिवर्सिबल। ये W रिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा, यह जो W आया है वो रिवर्सिबल है, यानी कि जिसको हम बोलते उत्क्रमणीय है। यह W रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम। इट इज एक्चुअली W रिवर्सिबल, यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है जिसके अंदर वर्क डन हमको ज्ञात करना है, ठीक है बात। और आपको मालूम है कि T स्थिर होने पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं कि T स्थिर है तो P और V तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फिर इसका मतलब इस सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एक सूत्र इसका ये भी आ जाएगा ना मेरे भाई, 2.303 nRT log, जहां V2 है वहां P1 कर दूं और जहां P2 है वहां V1 है वहां P2 कर दूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से, क्योंकि ताप कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, n तो आप बदल नहीं रहे, कोई गैस के मोल तो आप बदल नहीं रहे। सो ऐसी सूरत के अंदर दिस इज कमिंग आउट टू बी nRT log P1 बाई P1, nRT log P1 बाई P2 एक्चुअली यहां आ जाएगा। तो ये दो सूत्र हैं जिसकी सहायता से आपको वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है। सूत्र भिन्न भिन्न है, समतापी के और ये समतापी उत्क्रमणीय के और अनुत्क्रमणीय के दोनों के सूत्र भिन्न भिन्न हैं। अक्सर हमको यही नहीं पता चल पाता कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए भी हम आपको बता चुके हैं। हिंट, एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा हो तो फिर वह अनुत्क्रमणीय होता है, नहीं देगा तो इसका मतलब उत्क्रमणीय होगा। यदि इसके प्लॉट की बात करें तो यह कैसे आएगा, देखिएगा, यह गैस का प्रारंभिक दाब था और यह गैस का प्रारंभिक आयतन था, ये P1 है, ये V1 है, प्रसार हुआ इसको तो बहुत सूक्ष्म पदों में होता है ये तो, है ना। तो ये तो इस तरीके से ये गैस का अंतिम दाब है और यह गैस का अंतिम आयतन है। ये ऐसे बहुत ही छोटे छोटे से स्टेप्स में होता है, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, धीरे 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 आता है,
सूक्ष्म सूक्ष्म पदों के अंदर ये यहां से यहां तक हम पहुंचेंगे तो जो वर्क डन निकालना है ना बच्चों, यहां जो वर्क डन होगा बेटा, यहां जो वर्क डन होगा वह इस पूरे एरिया के बराबर आएगा, यानी इस पूरे एरिया को मैं वर्क डन कहूंगा, ठीक है ना। ये जो है वह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका W क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल कहलाएगा। ये पूरा पूरा एरिया लेना है, इसमें पूरा एरिया इसलिए लेना है क्योंकि ये तो बहुत छोटे 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 स्टेप्स में ऐसे 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 करते हुए प्रेशर 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 यहां तक पहुंचा है। आयतन इसका धीरे 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 बढ़ा, तो हर प्रोसेस में हुए कार्य इंटीग्रेशन है ना, सीधे सीधे बता रहा है इंटीग्रेशन है ये। तो इतने छोटे छोटे पदों में कार्य होगा तो फिर पूरा एरिया लेना पड़ेगा ना। और यहां पर एक बात और इससे सिद्ध हुई, और वह क्या है कि प्रसार हेतु फॉर एक्सपेंशन, यहां इससे एक बात सिद्ध होती है, और वह बात क्या है, प्रसार हेतु मैं ये लिख सकता हूं कि जो परिमाण है ना W रिवर्सिबल का, परिमाण देख रहे हैं, साइन समझ रहे होंगे, वो ज्यादा होता है किससे, W इररिवर्सिबल से। देख रहे हैं, यदि P1 और प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं समान हो, देखो निश्चित तौर पर आपको क्या लगता है कि ये वर्क डन ज्यादा आएगा या फिर ये वर्क डन ज्यादा आएगा, देखो कंपेयर करो, आपको क्या लगता है ये वाला वर्क ज्यादा होगा, या देखिए इसमें कितना एरिया इसमें लिया हुआ है वो देखो, या फिर ये वाला एरिया ज्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला एरिया ज्यादा है, और एरिया अंडर द प्लॉट इज द वर्क डन इन PV प्रोसेस। PV वर्क जब हम निकालते हैं तो एरिया ही से हम काउंट करते हैं, ध्यान होगा, हम एरिया की ही मदद लेते हैं, उसी की हेल्प से पता किया जाता है, उसी की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है। समझे यहां तक, क्लियर है। यह जो निष्कर्ष लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए, यह जो निष्कर्ष लिखा है वो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसका जो परिमाण है, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि समतापी की जरूरत ही नहीं है, तो लगभग सभी में है, सभी के अंदर ऐसा ही होगा। मूल बात यह है कि उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य, उत्क्रमणीय प्रसार में किए कार्य का परिमाण मैग्नीट्यूड किससे अधिक है, अनुत्क्रमणीय प्रसार से अधिक है। यह निष्कर्ष भी मैंने लिख दिया, अक्सर ये परीक्षाओं में दिखाई देता है, ये स्टेटमेंट है ना, अनुत्क्रमणीय प्रसार से अधिक है। अनुत्क्रमणीय प्रसार से अधिक है। उत्क्रमणीय प्रसार में जो किया गया कार्य है, उत्क्रमणीय प्रसार में जो कार्य आपने कर रखा है, वह उत्क्रमणीय प्रसार में जो कार्य कर रखा है वह अनुत्क्रमणीय की तुलना में अधिक दिखाई दे रहा है। उम्मीद है बात को समझे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। That the W reversible, magnitude of W reversible is greater than W irreversible in case of expansion। प्रश्न कैसे बन सकता है, देखिए एक प्रश्न बनाता हूं। 1 मोल आदर्श गैस का प्रसार नियत ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 DM क्यूब, DM क्यूब समझते हो, डेसीमीटर क्यूब, जिसका मतलब लीटर ही होता है, ठीक है ना। 10 DM क्यूब से 100 DM क्यूब तक किया गया। 10 DM क्यूब से हमने जो ये प्रसार किया है बेटा, वो 10 DM क्यूब से 100 DM क्यूब तक किया है, ठीक है। 10 लीटर से, है ना, बात वही है जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, 10 लीटर से 100 लीटर तक किया है। तो निम्न की गणना करें। देखो बच्चों, यहां कोई हिंट नहीं दिया, यहां उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय भी नहीं लिखा मैंने, लेकिन एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां कोई बाहरी दाब भी नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि हर बार ये लिख कर दे, जरूरी नहीं है कि प्रक्रम उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, कई बार हिंट से भी आपको पहचानना पड़ता है। जैसे यहां पर कोई बाहर का दाब नहीं दिया गया, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट गिवन टू यू
तो आप मान के चलें कि ऐसी सूरत के अंदर वह प्रक्रम कैसा माना जाएगा, उत्क्रमणीय माना जाएगा। हमको गणना इन की करनी है, डेल्टा ई की गणना करनी है, डेल्टा एच की गणना करनी है, डब्ल्यू की गणना करनी है और क्यू की गणना करनी है। तो ये 4 पैरामीटर निकालने, हालांकि ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसमें गड़बड़ाने की जरूरत नहीं, गड़बड़ाने की। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई हमें कि ये समतापीय नियतताप लिखा है, समतापी और उसमें भी कैसा, उत्क्रमणीय है, क्योंकि कोई बाहरी दाब तो हमको नहीं दिया गया, तो ये समतापी उत्क्रमणीय प्रसार है। तो ये बात आपको ज्ञात है कि समतापी प्रक्रम है, आदर्श गैस के लिए है। तो डेल्टा ई का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि भैया वो NCV डेल्टा टी होता है, याद कीजिएगा। यह फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि द फॉर्मूला इज कमिंग आउट टू बी NCV डेल्टा टी, जो फॉर्मूला होता है वो NCV डेल्टा टी होता है। अब यहाँ डेल्टा टी का मान 0 है, डेल्टा टी का मान 0 है, तो निश्चित तौर पर डेल्टा ई का मान भी 0 ही होगा, क्योंकि डेल्टा टी का मान 0 है तो डेल्टा ई का मान अपने आप ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप डेल्टा एच को भी निकाल सकते हो कि भैया डेल्टा एच का क्या सूत्र हमने इससे पहले आपको बताया, तो वह सूत्र था NCP डेल्टा टी। अगेन एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, क्योंकि प्रक्रम समतापी है तो यहां पर डेल्टा एच भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रम कैसा है भाई, समतापी है, आइसोथर्मल जिसको हम बोलते हैं, प्रक्रम समतापी है। आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा। वर्क डन कैसे निकालोगे, सूत्र मालूम ही है आपको। वैल्यू रख के देखें, 100 लीटर तक डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर होता है। सो यहां पर दिस इज -2.303 इंटू एन 1 आ गया, कैलोरी के अंदर 2 आ गया, ताप जो है वो 300 हो गया, लॉग ये कितना आएगा, थोड़ा सा गैप देके लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं हो रहा है भाई। दिस इज -2.303, एन यहाँ पर 1 मोल है, आर यहाँ पर 2 है, ताप यहाँ पर 300 है, और लॉग क्या हो जाएगा, 100/10। This is log 100/10 means log 10 हो जाएगा। So this is coming out to be माइनस का 2.303 इंटू 600, और यह log 10 है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्योंकि इसको कैलोरी में रखा है तो ये उत्तर कैलोरी में ही आएगा। किसको कैलोरी में रखा है, आर को, क्योंकि आर का मान कैलोरी में रखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर भी कैलोरी में आने वाला है। और डी कैसे निकलेंगे, फ्लॉट से, फ्लॉट जानते हो, कल ही बताया था, जानना ही चाहिए। डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, डेल्टा ई का मान कितना हो रखा है, 0, अभी निकाला था, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का W आ जाएगा, ऊपर से जो W निकाला है उसके आगे माइनस लगने से वह फाइनली प्लस हो जाएगा। सो ये वैल्यू आपकी W की, सॉरी Q की आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी भाई, क्योंकि W नेगेटिव था, डेल्टा ई 0 हो गया, प्रथम नियम लगा दिया हमने यहां पर, फर्स्ट लॉ से हम इस बात को बहुत आसानी से कह सकते हैं। देख लीजिए, सवाल आपके सामने किया हुआ है, तसल्ली से एक बार देखें जैसा हमने किया हुआ है। आपके सामने है चीज, देखिए कैसे हमने किया, इसको देखें एक बार, देखें सूत्र जो लगाए गए हैं उन पर ध्यान दें। उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है कोई समस्या नहीं आ रही है। सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है, सिंपल वन। ठीक है, क्या था इस प्रश्न में, आदर्श गैस का प्रसार करने के लिए कहा गया है, नियत ताप बोल दिया है, समतापी होगा।
10 dm क्यूब इज एक्चुअली लीटर। dm क्यूब का मतलब लीटर ही होता है प्रभु। इस प्रश्न में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे मालूम होना चाहिए। तो निम्न की गणना करने के लिए कहा था, समतापी उत्क्रमणीय है, तो फिर आगे के सूत्रों को तो हम अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है ना। बाकी सब फॉर्मूलों को तो हम भली भांति समझते हैं और जानते हैं। तो यहां से हमने इस कार्य की गणना कर ली। अब समय आ चुका है कि हम संपीड़न की ओर बढ़ें, यानी कि तीसरा वर्ग अपना। यह 2 हो गए प्रसार वाले। अब थर्ड वन कौन सा है भाई? थर्ड वन है आपका समतापी। समतापी तो चलेगा ही ना मेरे भाई, जब तक रुद्धोष में नहीं आया तो समतापी चलेगा। समतापी अनुत्क्रमणीय संपीड़न। अनुत्क्रमणीय संपीड़न, कंप्रेशन। संपीड़न बोले तो कंप्रेशन। देखिएगा बात वही है इसमें। इसमें क्या है? गैस का अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर था, बाहर से दाब बढ़ाया। निश्चित तौर पर दाब बढ़ाएंगे। संपीड़न करना है तो घटाऊंगा तो नहीं, गैस को मुझे कंप्रेस करना, उसके आयतन को कम करना, बाहर का दाब बढ़ाऊंगा, बाहर का दाब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है गैस का क्या होगा? संपीड़न होगा। और अंतिम दाब किसके बराबर होगा? तो अंतिम दाब फिर से किसके बराबर हो जाएगा? बाहरी दाब के। तब तक वह गैस संपीड़ित होगी, ठीक है ना। तो यहां पर सूत्रों में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, सूत्र तो वही रहेंगे मेरे भाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा। W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला जो था वही सूत्र आने वाला है। मैंने पहले ही भी यह आपको बता दिया था कि यहां सूत्रों में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि यहां पर क्योंकि संपीड़न है ना, एक ही बात ध्यान रखना कि संपीड़न है ना, तो फिर एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो P2 का मान है वह बड़ा होगा P1 से, और V2 का मान है वह छोटा होगा V1 से। क्योंकि संपीड़न हो रहा है यानी कि गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, तो यानी उसके आयतन में कमी की जा रही है। आयतन में कमी की जा रही है, दाब में उसकी वृद्धि की जा रही है, उस पर दाब को बढ़ाया जा रहा है। सो यह बात तय है कि संपीड़न हेतु P2 का मान P1 से ज्यादा होगा। ठीक बात। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है बच्चों। हाँ, डायग्राम में आपको निश्चित तौर पर डिफरेंस दिखाई देगा, चित्र में, प्लॉट में आपको अंतर दिखाई देगा। उसके पीछे का लॉजिक यह है कि संपीड़न में आयतन कम होता है, प्रसार में बढ़ता था। तो भाई इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, जस्ट वॉच। ये आपका प्रारंभिक दाब है, यह इसका प्रारंभिक आयतन है। दाब में बढ़ोतरी की तो इसका आयतन कम होगा और दाब बढ़ जाएगा। ये दाब आपका P2 है जो किसके बराबर होगा? यहाँ P एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो ये यहां से यहां पहुंच गया है, ये आपका V2 है। बस ये ध्यान रखना कि कौन ज्यादा कौन कम। यह गैस का प्रारंभिक दाब है। आपने बाहर का दाब बढ़ाया तो अंदर का दाब भी बढ़ा, और आयतन इतना था वो कम हो गया, आयतन कम हो गया, आयतन में कमी आ गई। अब मूल बात है कि मुझसे यदि पूछा जाए कि इसमें वर्क डन कैसे निकालोगे प्रभु, तो वो तो आप देख ही रहे हैं कि वर्क डन का सूत्र P एक्सटर्नल डेल्टा V है। तो ये रहा P एक्सटर्नल और ये रहा डेल्टा V। इसका मतलब ये पूरा एरिया नजर आएगा, इससे ज्यादा कार्य हो भी नहीं सकता। ये W क्या है? इररिवर्सिबल है। किसका? संपीड़न का। हमने फिर से वही किया है काम, तो P एक्सटर्नल डेल्टा V ही कर रहे हैं मेरे भाई। वहां पर भी हमने P एक्सटर्नल डेल्टा V किया था, यहां पर भी हम P एक्सटर्नल डेल्टा V ही कर रहे हैं। वी आर डूइंग द सेम जॉब हियर। P एक्सटर्नल डेल्टा V ही सूत्र है यहां भी और वहां भी। सूत्रों में कोई बदलाव किसी किस्म का हमने किया नहीं है। सो वही सूत्र है, लेकिन प्लॉट की प्रकृति बिल्कुल भिन्न नजर आ रही है पहले के कंपेयर में, क्योंकि यहां P एक्सटर्नल ऊपर है, यह पूरा एरिया इसमें कवर करना है। जब यही चीज हमको किसके लिए कही जाएगी? यही चीज हमको समतापी, फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? समतापी कैसा? उत्क्रमणीय संपीड़न। फिर वही वर्क डन का सूत्र सेम भाई, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं करना है। ये अनंत सूक्ष्म पदों में संपीड़न करना है, यानी जो डस्ट पार्टिकल उठाते थे उसकी बजाय एक एक पार्टिकल में डालता जाऊं तो बात वही होगी ना। फिर से इतने छोटे छोटे स्टेप्स में करूंगा तो अंदर का दाब बाहर के दाब के जैसा ही लगभग बना हुआ रहेगा।
मेन प्रिंसिपल तो वही काम कर रहा है। और W इसको तो सूत्र क्या था, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, वही सूत्र बना रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। या फिर इस सूत्र को हमने ऐसे भी तो लिखा था, यह दो फार्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करना है। हाँ, यहां पर फिर से वही बात होगी, कॉमन सेंस वाली बात है हालांकि, कि ये P2 का मान तो बड़ा होगा P1 से और V2 का मान छोटा होगा V1 से, यानी कि आयतन में कमी आएगी, आयतन घटेगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम में कमी आएगी। जब हम इसका चित्र बनाने जाएंगे तो मामला कैसा है देखिएगा, किस तरह का डायग्राम यहां पर आना चाहिए, समझें इस बात को। ये आपका P और ये B, ये स्टार्टिंग, ये आपका क्या है, इसका आयतन है, ये इसका क्या है, दाब है। इसको ये पूरे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, या तो बीच के सारे पॉइंट आपको यहां पर कवर करते हुए चलने हैं, तो इस तरीके का प्लॉट आएगा। आप देख रहे हैं इसको मैं थिक लाइन से बना रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअली यहीं से ऐसे ही होते हुए गया है ना। ये हम वैल्यूज जो है इसी के करस्पॉन्डिंग ये धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप में होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो ये इसका अंतिम दाब है और ये इसका अंतिम आयतन है। बस ये है कि ये इधर जा रहा है, ठीक बात है। V2 छोटा है, V1 बड़ा है, और वर्क डन फिर से यहां पर ये एरिया आने वाला है। लेकिन एक बात तो यहां कंफर्म हो गई भाई मेरे, कि यदि मैं इसकी और इससे पहले वाले की तुलना करता हूं, ये देखो क्या लगता है, ये वर्क डन ज्यादा आ रहा है या ये वर्क डन ज्यादा आ रहा है? नो डाउट यहां उल्टा निष्कर्ष निकालने की स्थिति में हम आ चुके हैं, और वह निष्कर्ष क्या है? संपीड़न के लिए अभी प्रसार में तो हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा था, रिवर्सिबल का, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि संपीड़न के केस में उल्टा हो गया है। W इरिवर्सिबल का जो मैग्नीट्यूड है वह बड़ा आ रहा है W रिवर्सिबल की तुलना में। इरिवर्सिबल के अंदर जो वर्क डन है वह कंपैरेटिवली हायर है, उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली हायर आएगी, ऐसा स्पष्ट रूप से यहां हमें दिखाई दे रहा है। तो संपीड़न के लिए W इरिवर्सिबल बड़ा है किससे? W रिवर्सिबल से। प्रसार के लिए इसका उल्टा प्रोग्राम था। बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि जब आप प्रसार कराते हो तो उत्क्रमणीय कार्य अधिक होता है, वह हमने उनके प्लॉट से भी देखा, स्टडी किया। और जब आप संपीड़न कराते हो तो भाई साहब अनुत्क्रमणीय कार्य ज्यादा होगा। उलट है मामला, बिल्कुल। जब आप प्रसार करा रहे हो तो उत्क्रमणीय कार्य ज्यादा है, जब आप संपीड़न करा रहे हो तो अनुत्क्रमणीय कार्य ज्यादा है। दोनों में यह मूलभूत अंतर दिखाई दे रहा है, यह बेसिक डिफरेंस हमको यहां ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इसी पर एक प्रश्न, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैं बनाता हूं, देखिएगा। सत्य बात कौन सी है? कथन। Which one is the correct statement? तो फर्स्ट वन है प्रसार हेतु। ध्यान से देखना, इमोशनल नहीं हो जाना, ठीक है ना। प्रसार हेतु W रिवर्सिबल बड़ो आवे किससे किससे किससे? W इरिवर्सिबल 2 स्टेप में कराए तो। अब थोड़ा तो देखिए ट्विस्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो बात बताई है उसी को तो वापस क्वेश्चन में नहीं बदलूंगा ना, टाइम वेस्ट करने से मतलब क्या है। यानी इरिवर्सिबल, देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक ही स्टेप होती है, ऐसा कभी भी नहीं काम है। फाइनाइट स्टेप बोलती है, फाइनाइट फिक्स नंबर ऑफ स्टेप होता है ना। जब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5 अनंत स्टेप तो रिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में यदि अनंत पद कर दिए जाएं तो फिर वो रिवर्सिबल ही हो जाएगा ना। तो इसलिए डैश 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 लिखा है। अभी और बताऊंगा, पहले ऑप्शंस पूरे लिखने दो। संपीड़न हेतु यहां क्या होगा मेरे भाई? यहां ये होगा कि ये W रिवर्सिबल यहां छोटा होता है जी, है ना।
डैश 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 किससे, W इरिवर्सिबल टू स्टेप एंड W इरिवर्सिबल 1 स्टेप। ये थोड़ा अद्भुत लग सकता है आपको, लेकिन अभी बताता हूं। और A व B दोनों समझे क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कहने का प्रयत्न हम यहां कर रहे हैं। समझिएगा, मैंने अभी इससे पहले ही ये बात तो आपको बता दी थी कि जब हम प्रसार की बात करते हैं, whenever we are dealing, तो देखिए क्या हमने कहा था कि प्रसार के लिए, प्रसार हेतु W रिवर्सिबल ज्यादा होता है किससे, इरिवर्सिबल से। और संपीड़न के अंदर हमने क्या कहा था, संपीड़न में हमने कहा था कि भैया इरिवर्सिबल ज्यादा होता है किससे, रिवर्सिबल से। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये 1 और 2 स्टेप में क्या चक्कर है, 1 और 2 स्टेप के अंदर क्या दिक्कत है, देखिए मैं बताता हूं। जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को, जब आप इरिवर्सिबल, बहुत ध्यान सुनिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी कि वो सिंगल स्टेप होते हैं, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। एक स्टेप में नहीं होते बेटा, मतलब एक स्टेप में भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेप में भी हो सकते हैं, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में होते हैं, ये कंफर्म है। अब क्या होगा, देखिएगा कि एक स्टेप में जो कार्य हो रहा है, प्रसार की बात कर रहा हूं, संपीड़न को भूल जाओ, अभी केवल प्रसार की बात कर रहा हूं। तो जो एक स्टेप में कार्य होगा, उससे ज्यादा कार्य 2 स्टेप में करना पड़ेगा, उससे ज्यादा कार्य 3 स्टेप में करना पड़ेगा, उससे ज्यादा कार्य 4 स्टेप में करना पड़ेगा, और डैश 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 होते होते जब ये अनंत पद हो जाएंगे तो ये रिवर्सिबल कहलाता है। When we call it as रिवर्सिबल, जब यहां नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ बढ़ के और क्या हो जाए, अनंत हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, W रिवर्सिबल। यानी कि ये सबसे अधिक वर्क इस कैटेगरी में होगा। डैश 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 का मतलब क्या है कि और स्टेप बढ़ते जाए तो वर्क बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क कब होगा, जब रिवर्सिबल होगा। लेकिन जब हम संपीड़न की बात कर रहे हैं, यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के केस में रिवर्सिबल छोटा होता है, इरिवर्सिबल बड़ा होता है। इसका मतलब इरिवर्सिबल 1 स्टेप बड़ा होगा, 2 स्टेप छोटा होगा, 3 स्टेप और छोटा होगा, 4 स्टेप और छोटा होगा, और जब अनंत पदों की संख्या हो जाएगी तो सबसे छोटा मान आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, W रिवर्सिबल। तो यहां एक पद में हुआ कार्य दूसरे 2 पदों में, यदि उसी कार्य को मैं 2 पदों में करूं तो वह 2 पदों में हुआ कार्य छोटा होगा, 3 में और छोटा होगा, 4 में और छोटा होगा, और लास्ट जो है वह किस में होगा, रिवर्सिबल में होगा। यानी यहां पर एक लाइन हम लिख सकते हैं, यहां पर एक लाइन भी लिख सकते हैं कि प्रसार हेतु, प्रसार में द्विपदीय बोले तो 2 स्टेप अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखिए कॉमन सेंस है, P और V की कंडीशन मत बदल देना, गैस मत बदल देना, वो सब चीजें सेम है। सो द्विपदीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य, द्विपदीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य एक पदीय की तुलना में अधिक होता है। एक पदीय अनुत्क्रमणीय, देखिए पद की संख्या निश्चित है तो अनुत्क्रमणीय होगा, उत्क्रमणीय की तो बात मैं यहां कर ही नहीं रहा। एक पदीय अनुत्क्रमणीय से अधिक होता है, जबकि, ठीक है ना, जबकि क्या, जबकि संपीड़न में इसका विपरीत है। यह स्टेटमेंट काम आता है जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं ना, संपीड़न की बात करते हैं ना, तो इसका विपरीत होता है। संपीड़न में इसके विपरीत होता है मामला। जस्ट अपोजिट होता है। कंप्रेशन के केस में मामला जस्ट अपोजिट है, संपीड़न के केस में मामला जस्ट अपोजिट है। प्रसार के केस की तुलना में देखिए जो हमने कराया आज उसको वापस फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। समतापी प्रक्रम में जो कार्य है ना, वह हमने 2 भागों में बांटा था, एक प्रसार है और एक आपका संपीड़न है। प्रसार का कार्य 2 तरह का, एक अनुत्क्रमणीय एक उत्क्रमणीय। संपीड़न का कार्य 2 तरह का, एक अनुत्क्रमणीय एक उत्क्रमणीय। या फिर मैं बता दूं कि प्रसार और संपीड़न में फॉर्मूला अलग अलग नहीं होता है, प्लॉट की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, जैसा कि बताया था। यह मैंने शुरुआत किया समतापी अनुत्क्रमणीय से। गैस भरी हुई थी, पिस्टन लगा हुआ था, प्रारंभिक दाब P1 था, बाहर के दाब के बराबर था। जैसे ही बाहर का दाब कम किया, गैस का दाब भी कम हुआ। कब तक कम होता जाएगा, जब तक वो वापस बाहरी दाब के बराबर नहीं हो जाता। यानी पिस्टन को अपने आप रुकने दिया जाए तो वो तभी रुकेगा, जो ये मैंने केस लिखा हुआ है यहां पर।
सो ऐसी सूरत में यहां पर जो सूत्र आता है वो W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V आता है, और ये जो डेल्टा V है वह V2 माइनस V1 के अंतर के बराबर होगा। इस V को मैं nRT अपॉन P से यहां रिप्लेस कर सकता हूं। बिल्कुल, यहां बहुत ध्यान से देखना, तीन तरह के दाब हैं, P1 है, P2 है, P एक्सटर्नल है। यदि लिखा जाए कि सामने को आने दिया गया या पिस्टन होता रुका, तो इस केस के अंदर जो P2 है यानी गैस का अंतिम दाब है वो सदैव इसके बराबर होगा। ठीक है, और ऐसा हमने एक सवाल से भी बताया है। यहां पर कई बच्चे इसमें परेशान होते हैं, सर इतना ही क्यों लिया एरिया, है ना, हमेशा इसमें परेशानी दिखाई देती है बच्चों को। तो बेटा इसका सूत्र है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो इस दाब के संगत डेल्टा वी मुझे लेना है। सिर्फ इस दाब के अगेंस्ट ही तो कार्य हुआ है। जब गैस प्रसारित हुई, मुझे बताइए, जब गैस प्रसारित हुई है तो दाब बाहर का कितना हो चुका था, पी एक्सटर्नल, तो उसके संगत ही तो दाब, उसके संगत ही तो आयतन का अंतर लेना है। जब गैस प्रसारित हुई तो जो दाब है वो पी एक्सटर्नल हो चुका था, सारा प्रसार इसी के अगेंस्ट हुआ है, सारा प्रसार इसी के खिलाफ हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इतना ही तो एरिया लेना है। P1 कहां से आएगा, उसमें शामिल ही नहीं है। फिर आपने उत्क्रमणीय में ये पूरा एरिया क्यों लिया भाई, उत्क्रमणीय में आपने ये पूरा एरिया क्यों ले लिया, क्योंकि उत्क्रमणीय के अंदर जो प्रोसेस होता है ना वो ऐसे धीरे 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 एक एक स्टेप में होता है, यानी P1 से थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा 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 थोड़ा, तब ये पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्म में आता है। तो इसीलिए इस पूरे को हमने, एक्चुअली आप देख रहे होंगे यहां हमने इसको थिक लाइन से बताया है, यदि ध्यान दें तो हमने इसको थिक लाइन से बताया है, जबकि यहां पर हमने इसे थिक लाइन से बताया है, थिन से, क्योंकि ये ओरिजिनल वे नहीं है। ओरिजिनली तो ये यहां से यहां ही गया है, क्योंकि ये जो दाब है वो हमको मालूम नहीं है। P1 दाब था, आपने बाहर का दाब घटा दिया, तेजी से गैस का दाब घट करके किसके बराबर होगा, PEX के। लेकिन जब यह प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है तो वह बहुत धीमे धीमे प्रोसेस चलता है, और धीमे धीमे प्रोसेस होने के कारण थोड़ा 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 दाब घटता जाता है ऐसे। तो यह तरीका है इसके क्या होने का, दाब के घटने का, आयतन के बढ़ने का। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी जो बारंबार आ भी रही है कि भैया प्रसार के लिए जो रिवर्सिबल का कार्य है वो इरिवर्सिबल से अधिक है। दोनों के सूत्रों में भी हम भिन्नता स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। एज यू सी हियर द फॉर्मूलाज आर डिफरेंट फॉर द रिवर्सिबल एज वेल एज फॉर द इरिवर्सिबल। दोनों के सूत्रों में समानता नहीं है, दोनों के सूत्र यहां स्पष्ट रूप से आपको भिन्न दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आप प्रसार में देख लो, चाहे वो आप संपीड़न में देख लो। तो ये दोनों के सूत्रों को भी ध्यान रखना है। कई बार तो प्रश्न में लिखा होता है कि उत्क्रमणीय किया, अनुत्क्रमणीय किया, झंझटी खत्म है। नहीं लिखा होता है तो थोड़ा सा पहचानना पड़ता है कि भाई बाहर का दाब दे रखा हो तो अनुत्क्रमणीय करेंगे, नहीं दे रखा हो तो उत्क्रमणीय करेंगे। ये आपके सामने एक प्रश्न रखा था हमने, और आसान प्रश्न माना जाएगा, इसमें कोई तकलीफ मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। वी विल हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। हमको डेल्टा ई और डेल्टा एच के मान यहां निकालने थे, ठीक है ना। तो समतापी उत्क्रमणीय प्रसार है, डेल्टा टी का मान तो शून्य हो जाएगा, और डेल्टा टी का मान शून्य हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा एच भी जीरो होगा, डेल्टा ई भी जीरो होगा। वर्क डन हमको मालूम ही है, जिस सूत्र से निकालेंगे वो सूत्र हमको अच्छे से ज्ञात है, किस सूत्र से निकालेंगे वो तो, ठीक है ना। और फ्लॉट से हमने इसको थोड़ा सा डिराइव भी कर लिया, तो Q और W की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ डेल्टा E का मान 0 हो चुका है तो Q बराबर माइनस W हो जाएगा, यानी जो W का मान आ रहा था वही Q का मान आ जाएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ क्या नहीं होगा, साइन जो है वह माइनस नहीं होगा, अपोजिट होगा। अब आप देख रहे होगे यहाँ स्पष्ट रूप से अंतर आपको एंथैल्पी और क्यू में भी नजर आ रहा होगा कि एंथैल्पी परिवर्तन तो शून्य है लेकिन क्यू है, क्योंकि एंथैल्पी स्टोरेज वाला मामला होता है जबकि क्यू बीच में ट्रांसफर वाला मामला होता है, ठीक है ना। समतापी अनुत्क्रमणीय संपीड़न, इसमें ये पी एक्सटर्नल, आप यहां से यहां गए हैं और दाब बढ़कर पी एक्सटर्नल हो गया है, तो पी एक्सटर्नल के संगत पूरा के पूरा एरिया यहां वर्क डन में आ जाएगा। डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, यह एरिया निश्चित तौर पर सर्वाधिक है, यह इससे अधिक है। देख रहे हैं, इसकी और इसकी तुलना करें तो नो डाउट ये वाला ज्यादा है, यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जब होगा तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका इरिवर्सिबल वर्क डन है वह रिवर्सिबल की तुलना में ज्यादा होता है, यानी पहले वाले निष्कर्ष से विपरीत निष्कर्ष यहां निकल कर आ रहा है, दैट द W इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल। इसी की मदद से हमने यहां पर इस प्रश्न को किया है। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न इसको माना जा सकता है। ये 2 स्टेप वाला क्या मामला है वो भी मैं बता दूं, सुनिएगा। प्रसार में रिवर्सिबल सबसे ज्यादा है, इरिवर्सिबल कम है। इरिवर्सिबल एक ही स्टेप में हो सकता है, 2 स्टेप में हो सकता है, 3 स्टेप में हो सकता है, तो ये 1 स्टेप वाला सबसे कम है, फिर 2 में ज्यादा, फिर 3 में ज्यादा, फिर 4 में ज्यादा, फिर होते 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 जब वो इन्फिनाइट हो जाएगा तो सबसे ज्यादा, जिसको हमने क्या कहा, W रिवर्सिबल ही बोल दिया।
दिस पर्टिकुलर वर्क डन इज नोन एज द डब्ल्यू रिवर्सिबल। इस वर्क डन को हमने डब्ल्यू रिवर्सिबल बोल दिया है। इसी प्रकार से संपीड़न वाले में क्या करना है, संपीड़न वाले में डब्ल्यू रिवर्सिबल सबसे छोटा था, डब्ल्यू रिवर्सिबल यानी डब्ल्यू 1 स्टेप का जो इरिवर्सिबल है ना वो सबसे ज्यादा होगा। फिर इसको हमने 2 स्टेप में कराया तो वर्क डन कम हुआ, 3 में कराया और कम हुआ, 4 में कराया और कम हुआ, और डैश 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 करते करते जब हम इसमें अनंत पदों में चले गए तो वर्क डन सबसे कम आ रहा है, जिसको हमने क्या कहा, डब्ल्यू रिवर्सिबल कहा है। यह जो अनंत पदों में करने पर सबसे छोटा आया उसको डब्ल्यू रिवर्सिबल बोला गया है। ठीक है, तो यानी कि सत्य कथन तो ए और बी दोनों माना जाएंगे, और इससे संबंधित जो निष्कर्ष हमने लिखा यहां पर उसको भी ध्यान रखिएगा। बाई चांस कभी निश्चित तौर पर यह निष्कर्ष आपको काम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये समतापी वाला पूरा हो गया है। अगले वाले के अंदर हम रुद्धोष्ण प्रक्रम में हुए कार्यों की गणना करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।